तो जो पहला एग्जांपल था इसमें क्या हो रहा था, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसके वाई और जेड कंपोनेंट 0 थे और ई एक्स की वैल्यू 800 एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है, ये क्यूब ऐसे रखा था कि ये डिस्टेंस ए दे रखा है और इसका साइड भी ए है। ठीक है, जहां पे ए की वैल्यू 0.1 मीटर दे रहे हैं। तो अगर मैं क्यूब को, मेरे पास एक पेन का डब्बा है, एक मेटल का डब्बा है, वैसे तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्यूब की तरह से देखनी तो ये क्यूब इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाई डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और माइनस जेड डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर हैं, उनके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, बिकॉज ई डॉट डेल्टा एस में 90 डिग्री में 0 हो गया। तो जो टॉप फेस है, बॉटम फेस है, फ्रंट फेस है, बैक फेस है, इनका फ्लक्स 0 हो गया। अब मेरे पास कौन सी दो फेस रहेगी, एक है राइट वाली और एक है लेफ्ट वाली। तो ये जो राइट वाली फेस है, इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में है, इसलिए ई डॉट डेल्टा एस की वैल्यू सिंपली ई डेल्टा एस है। ई की वैल्यू यहाँ पे 800 इंटू 2a की पावर हाफ है। क्यों 2a, क्योंकि ये दूरी पॉइंट है, ये दूरी पॉइंट है, तो x की वैल्यू 2a हो गई और डेल्टा s की वैल्यू a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर साथ साथ है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1। जो ये वाली फेस है, यहां पर एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, यानी कि इस फेस पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी प्लस आई कैप में है, लेकिन एरिया वेक्टर बाहर, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की बात कर रहे थे, तो बाहर की तरफ है। इसलिए जो मेरा जो फ्लक्स होगा वो 800 इंटू ए टू दी पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो गया, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू -1 हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 800 इंटू ए टू दी पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा, इंटू √2 -1 आ जाएगा। ए की वैल्यू में 0.1 डाल दूं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, इसको कैलकुलेट कर लेना। यहां से मेरे पास टोटल फ्लक्स एनक्लोज आ जाएगा, जिसकी वैल्यू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पता है कितनी होती है, कोई बोलेगा यार किसी को गलत, उससे निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। कांस्टेंट की वैल्यू याद करने से याद होगी और कोई तरीका नहीं है, यहां से हम लोग Q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 है, वहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट याद करने तो ज्यादा अच्छा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा एग्जाम्पल था वो एनसीईआरटी की थ्योरी की तरह जो था, यानी कि सिलेंडर ऐसे रखा हुआ था जिसमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में थी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में थी। तो जब मैं थ्योरी में सवाल लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, तो एक तरफ फ्लक्स ऐड होता था, एक तरफ सब्ट्रैक्ट होता था, कट 0 हो जाता था। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस एक्स की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस एक्स की तरफ है। तो ये वाला जो फ्लक्स होगा ये E इंटू एस हो जाएगा, ये वाला फ्लक्स भी E इंटू एस हो जाएगा, मतलब ई एस कॉस 0। और इस सरफेस पे जो कर्व सरफेस है, यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर। तो 2ES इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट करके टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज निकालेंगे। नंबर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तुम देख, ठीक है। अब जो हम लोग अगली क्लास करने जा रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा अच्छे से नहीं करना चाह रहा हूं, उसके पीछे मेरे पास कारण है। मैंने रियलाइज किया कि हम लोग डेरिवेशन बहुत डिटेल में करने की कोशिश करते हैं,
तो क्लासेस लंबी हो जाती है और बच्चे फोकस लूज कर देते हैं। तो दो तरह के डेरिवेशन है, एक कोई मुझसे पूछे कि 2 मिनट में डेरिवेशन करके दिखाओ, और दूसरी बात है उसी डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप तरीके से अच्छे से लिख करके दिखाओ जिससे बोर्ड में नंबर मिल जाए। तो एक बात है कि मैं कंसेप्ट तो एक लाइन में बता सकता हूं, लेकिन उसको लंबा लिखा जाता है ताकि स्कूल में अच्छे नंबर मिले। जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग बोर्ड की तैयारी के लिए टाल दे रहे हैं। मुझे पहले पार्ट की जरूरत है कि मोटा मोटा मैं सही कंसेप्ट लगाऊं और उससे सही रिजल्ट निकाल। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को देखें तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है, और चौथा एप्लीकेशन डायरेक्ट ना होकर के शॉर्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है। तो मैं उसको शॉर्ट एग्जाम्पल की तरह से एक एप्लीकेशन की तरह से पढ़ाना चाहूंगा, बिकॉज उसकी मुझे और भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज हम लोग गेमिंग के सवाल है। ठीक है, तो पहली जो हम लोगों ने, अगर तुमको याद हो पिछली क्लास में हमने कहा था कि गॉस लॉ यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर प्रॉब्लम सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं सुबह तुमसे बात कर रहा था, अगर मान लो एक एल लेंथ या 2L लेंथ का वायर है और इसकी वजह से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मे बी समवेयर ओवर हियर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कॉर्नर पे और सेंटर में अलग अलग हो जाएगी। तो हम इस तरह की प्रॉब्लम को गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते। तो जो गॉस लॉ है वो इन जनरल किसी भी चीज की फील्ड निकालने के लिए नहीं है। जो चीजें हमें सिखाई गई हैं उन्हीं की हम लोग खाली फील्ड निकाल सकते हैं, अपने मन से प्रॉब्लम नहीं बना सकते। जो मैं सिखा रहा हूं खाली वही प्रॉब्लम बना। तो पहला इन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग होने से क्या होगा, हर चीज ही सेंटर के पास है। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पे चार्ज तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लेमडा है। तो हमने कहा कि अगर मान लो इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो बाई सिमेट्री हम देख लेंगे, अगर मैं लेमडा को पॉजिटिव मानूं तो बाई सिमेट्री देयर इज नो रीजन कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो या इधर की तरफ हो। ठीक है ना, ऊपर नीचे तो हर तरफ सिमेट्री ही है, इसलिए बाई सिमेट्री में कह सकता हूं कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? और जैसे यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इतनी ही फील्ड यहां पर भी बाहर होगी, यहां पर भी बाहर होगी, यहां पे भी बाहर होगी, यहां भी बाहर होगी। न सिर्फ इस तरफ बाहर होगी बल्कि चारों तरफ आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही मैग्नीट्यूड की सिमेट्री की वजह से। तो हम लोग धीमे से क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे जो कि आर रेडियस का और एल लेंथ का सिलेंडर है। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, जैसे हम लोग पीछे वाले एग्जांपल में बात कर रहे थे, इस सिलेंडर के 3 हिस्से, एक ऊपर वाला ढक्कन, एक नीचे वाला ढक्कन, एक कर्व सरफेस। ऊपर वाले ढक्कन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इसलिए इसका फ्लक्स 0। बाई सिमिलर लॉजिक नीचे वाला फ्लक्स भी 0। और ये जो कर्व सरफेस है इसमें एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब जो इसका फ्लक्स है वो E डॉट ए की जगह पे सिंपली ये हो जाएगा, जो कि E इंटू 2πRL हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? कर्व सरफेस कितनी सिलेंडर की, 2πr इंटू हाइट, तो यहाँ पे 2πRL हो गई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। cos थीटा की वैल्यू सब जगह बनी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी वैल्यू, तेरे वीडियो से बाहर नहीं भागा जा रहा हूं मैं, ये वाले फ्लक्स की वैल्यू E इंटू 2πRL हो गई। E इंटू 2πRL की वैल्यू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी गॉस लॉ की वजह से। अब इस सिलेंडर के थ्रू कितना चार्ज है, वायर का वो हिस्सा जो L लेंथ का है वो अंदर है, तो Q इन की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा L बाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये L से L कट गया, E की वैल्यू लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब देखो क्या था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड
क्यू बाई आर स्क्वायर थी, लेमडा पहले से ही क्यू बाई लेंथ है, इसलिए बाई आर ही हो सकती थी, बाई आर स्क्वायर तो हो नहीं सकती थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर से पहले कर सकती है। वायर की वजह से फील्ड जितना ज्यादा लेमडा होगा उतनी ज्यादा होगी, और जितना दूर होगा उतनी कम होगी, और वो क्या डिपेंडेंस होगी, 1 बाई आर स्क्वायर होगी, 1 बाई आर। यहां तक कोई समस्या? अगली प्रॉब्लम में इन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास एक शीट है, शीट, और पहले की तरह से मैं ऐसे बना रहा हूं, बट एक्चुअली ये शीट इनफाइनाइटली लार्ज है, और इसके ऊपर सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है। तो मैंने कहा सपोज करो ये मेरी शीट है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि वीडियो में, ये मेरी शीट, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया, एक छोटा सा सिलेंडर ऐसा बनाया, एक ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मेरी शीट ऐसे है, तो सिलेंडर आधा इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है और आधा राइट हैंड साइड पे है, ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है वीडियो में, इस तरीके से पास हो रहा है, आधा दाएं आधा बाएं। अब क्या हो जाएगा, अब मान लो ये दूरी आर हो, इधर वाली ये दूरी भी आर ले लेंगे, तो जैसे वायर की वजह से शीट बाहर की तरफ ली थी, वैसे इस शीट की वजह से, सीडी में शीट से बाहर निकली हुई है, तो इसकी वजह से इधर फील्ड इधर की तरफ होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है इधर फील्ड इधर की तरफ होगी। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो हो गया है। इस सरफेस पे फ्लक्स E इंटू पाई आर स्क्वायर है, E इंटू एस हो जाएगा, बिकॉज एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक एग्जांपल जैसी बात हो गई। एग्जांपल में क्या हो रहा था, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर मैच कर जाते, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ES प्लस ES प्लस जीरो, यानी कि 2ES। अब इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन क्या है, सिलेंडर का जो हिस्सा शीट से पास हो रहा है उसके अंदर का चार्ज। तो अगर सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो क्यू इन कितना हो गया, सिग्मा इंटू एरिया, तो यानी कि 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स से एक्स कट गया, E की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और ये किताब में हम लिख दिया एन कैप, इसका मतलब ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे उधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे इधर की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तीसरा इन्होंने बात किया, शेल ले लेते हैं। तो शेल जो है, ऐसा हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ रखा था, मोर और लेस वैसे ही रिजल्ट ये दोनों आ जाएंगे जो अगले वाले रूम में जा रहे हैं। मान लो मेरे पास एक शेल है जिसके ऊपर Q चार्ज है, ठीक, और मेरे पास एक पॉइंट P है जो कि मुझे अच्छा पेन ला करके दो, मैंने किसी में भी लिखना है, मैं एक भरो और फिर दूसरा पेन ला करके दो, ठीक है। एक पॉइंट P है जो कि शेल के अंदर है, तो जैसे पॉइंट P शेल के अंदर सेंटर से r दूरी पर है, वैसे ही ऐसे बहुत ढेर सारे पॉइंट होंगे जो सेंटर से r दूरी पर होंगे, और उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होनी होगी वो आइडेंटिकल होगी। तो अगर यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज जो भी फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी और यूनिफॉर्म होगी। लेकिन ऑब्वियसली इस शेल के अंदर क्यू इन कितना है, शेल के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, शेल के तो ऊपर चार्ज है, अंदर इसकी वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब E इनसाइड शेल कितना हो गया, जीरो, ठीक, पक्का। अच्छा, अब
अगर मान लो मेरा पॉइंट अंदर ना होकर के बाहर होगा, यहां पर पॉइंट पी होता है बाहर, तो मैं फिर ऐसे बड़ा सा सर्कल बना लेता, स्क्वायर बना लेता, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होते। तो मेरा आउटसाइड के लिए E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता, जो कि सिंपली Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता, जहां पे Q इस शेल के ऊपर का चार्ज है, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली 1/4πε0 Q बाई r² आ गई। यानी कि शेल की वजह से अंदर फील्ड 0 होती है, बाहर वैसी ही फील्ड होती है जैसे जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होती है। ऐसा हम लोग ग्रेविटी में पढ़ चुके थे, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहां पर आ गया, ठीक है, पक्का। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो शेल की बजाय अगर मैं सॉलिड स्फीयर ले लूं, अब ये जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो इससे किया जाता है। जहां तक मुझे लेटेस्ट सिलेबस का अंदाजा है उसमें ये प्रॉब्लम हटा दी गई, ठीक है, लेकिन जो नई किताब का एडिशन आया है उसमें एग्जाम्पल अभी भी मौजूद है, और जेई मेन में तो इसके कई बार सवाल आए हैं, इसलिए हम लोग को करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर पूरा मान लो सॉलिड शेल है और मैं इसकी वजह से बाहर कहीं आर दूरी पे फील्ड निकालना चाहूं, तो सिंपली वही क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू 4πr² और Q अपॉन 4πε0 r² हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो वैसी ही होगी जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में वही बवाल है जैसा हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पहले पढ़ा था। क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसके अंदर मैं स्मॉल आर दूरी पर फील्ड निकालना चाह रहा हूं, तो मैं छोटा सा स्फीयर बनाऊंगा स्मॉल आर रेडियस का। अब इसकी सब जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगी, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू E इंटू 4π छोटा r² हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। यहां तक सब चीज पहले जैसी चली। अब समस्या क्या है कि यहाँ पे Q इन की वैल्यू कैपिटल Q नहीं होगी, क्योंकि पूरा चार्ज उस छोटे स्फीयर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट ले लेंगे कि अगर 4/3πr³ वॉल्यूम में कैपिटल Q चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 4/3π कैपिटल R³ हो गई, इसलिए Q इन की वैल्यू Q अपॉन 4/3π कैपिटल R³ इंटू 4/3π स्मॉल r हो गई। टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू छोटी वॉल्यूम, ठीक है, यूनिटरी मेथड लग गया। 4/3π कट गया, ये Q R³ बाई कैपिटल R³ हो गई, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई Q R³ बाई R³ इंटू 4πε0 r²। तो ये R से एक R रह जाएगा, बाकी r² कट जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 r बाई r, ठीक है। जनरली इसके ग्राफ आ जाते हैं, इसलिए मैं दोनों ये ग्राफ बना लूं, बल्कि चारों ग्राफ बना लूं। लैम्डा चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2πε0 लैम्डा बाई आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसे होगा, 1/r के प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ज्यादा बाय के पास चले जाएंगे उतना ज्यादा फील्ड बढ़ती बढ़ेगी। सिग्मा चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसे होगा, कांस्टेंट। चाहे मैं
शीट के पास बैठा हूं चाहे दूर बैठा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बस खाली डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर शीट के इधर फील्ड उधर की तरफ है तो राइट हैंड साइड में फील्ड इधर की तरफ। ठीक है। तीसरी बात कही, शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, अंदर 0 और बाहर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, सरफेस पे इसकी वैल्यू जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, और फिर जितना दूर जाएंगे वैसे 1 बाई R स्क्वायर से कितनी चलेगी। सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा अंदर लीनियरली बढ़ता हुआ, R इज इक्वल टू कैपिटल R पे इसकी वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, जो कि सरफेस पे फील्ड होनी चाहिए, और बाहर बहुत अच्छा नहीं बना, कुछ ऐसा था 1 बाई R स्क्वायर से गिरता हुआ, यानी कि ये वाली फील्ड हो गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई R क्यूब, R के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, और ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है। इन सारे ग्राफ्स में मैंने Q लैम्डा सिग्मा को पॉजिटिव माना है, इसलिए मेरी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही है। अगर मान लो ये Q नेगेटिवली चार्ज होता तो सारी फील्ड अंदर की तरफ होती, ग्राफ उल्टा बन जाता। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली वैल्यू 3 की -3 7 की -7 हो जाती। ठीक है। इस चीज के बेसिस पे हम लोग जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो भी कर सकते हैं, मैं करा सकता हूं लेकिन अभी कराऊंगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेकर के जाएंगे। और उसके अलावा जो सारे एनसीईआरटी के सवाल है वो भी करें। ठीक है। ये हमारे चारों रिजल्ट है। बोलो। सॉलिड स्फीयर का मतलब बाहर एक और रेडियस है, बाहर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब बाहर ही है तो जो फ्लक्स हो गया वो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी बाई सिमेट्री, और इनटू एरिया की वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर, और ये Q बाई एप्सिलॉन, Q इन तो खाली टोटल चार्ज अंदर है। ये तो जब छोटा स्फीयर बना रहे हैं तब Q इन की वैल्यू कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो सिंपल है सारे केसेस। ठीक है। पक्का। चलेगा पाई इक्वल टू p वेक्टर डॉट a वेक्टर को p लिख दीजिए, क्योंकि E डेल्टा S को उन्होंने ये लिखी है, एरिया जिसको डेल्टा S लिख रहे थे उसी एरिया को ये कह देते। नहीं सर, उसको फिर वेक्टर के नाम वो p a हो गया, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर जहां भी तुमने पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर जब मैं दो सरफेस ऐसे बना रहा था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर था, एरिया भी इधर था, तो E डॉट ए की वैल्यू सिंपली E हो जाएगी, और इस वाली सरफेस पे भी E हो जाएगी, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया, E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है। यहाँ पे E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। अगर मैं इतने छोटे छोटे डेरिवेशन कर सकता हूं तो मुझे रिजल्ट याद भी रहेंगे, और जब उसको बड़ा लिखना पड़ेगा तो भी लिख लूंगा। वो एक बिल्कुल अलग समस्या है कि जैसे एनसीईआरटी में लिखाया गया है, हम कहें कि मेरे बॉडी के 3 पार्ट हैं, यहाँ पे फ्लक्स 0 है, तो जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो 0 वाला फ्लक्स लिखने की क्या जरूरत है, बिकॉज तो हम अपने लिए लिख रहे हैं ना, किसी में 0 ऐड करके क्या करेंगे। लेकिन जब बोर्ड के लिए लिख रहे होंगे तो हमको 0 भी दिखाना पड़ेगा, तो यही बेसिक आंसर है, और कोई बात नहीं। जो कंसेप्ट हम बोल रहे हैं और जो बोर्ड में लिखना है वो दोनों एक ही चीज है, बस हम थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे ताकि टीचर को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, हो गया, गुड। अभी के लिए इतना ही। प्रणव, हम लोग मैथ्स की क्लास करेंगे तो तुम रुक सकते हो, बिटिया ऐसा समझा। जी सर।